हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं एंटी डायरियल एजेंट्स के बारे में, यानी कि जो डायरिया है उसको ट्रीट करने के लिए हमें कौन कौन सी ड्रग चाहिए उनके बारे में अपन बात करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि डायरिया क्या है। तो देखिए यहाँ पे डायरिया का मतलब होता है कि अगर लूज और वाटरी अगर स्टूल्स अगर आते हैं फीकल मैटर के थ्रू, ठीक है, और वो भी एटलीस्ट 3 और मोर टाइम्स इन 24 आवर, अगर 24 घंटे के अंदर 3 या फिर 3 से ज़्यादा बार अगर लूज या फिर वाटरी स्टूल्स अगर आते हैं तो उनको अपन क्या बोलेंगे, डायरिया। ओके, अब हम बात करेंगे कि इनका जो पैटर्न ऑफ ऑनसेट है उसके बेसिस पर हम लोग डायरिया को जो है उसको 2 पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। नंबर 1 है अक्यूट डायरिया एंड नंबर 2 है क्रोनिक डायरिया। तो 2 तरह का डायरिया होगा इनके ऑनसेट पैटर्न के बेसिस पर। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ अक्यूट डायरिया की, तो इसका जो मोस्ट कॉमन कॉज्ड होगा वो कौन है भाई, इन्फेक्शियस एजेंट। अगर कोई एजेंट है जो कि इन्फेक्शन कॉज करता है, ठीक है, उसकी वजह से क्या हो सकता है, अक्यूट डायरिया हो सकता है। और क्रोनिक डायरिया हम लोग कब बोलेंगे भाई, जब मोर देन 2 वीक्स तक कंटिन्यूसली क्या हो भाई, डायरिया की प्रॉब्लम हो, तो उसको अपन नाम देंगे क्रोनिक डायरिया। ओके, अब हम बात करेंगे कि डायरिया के मैनेजमेंट के बारे में कि किस तरह से हम लोग डायरिया का मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग 2 तरह के थेरेपीज के बारे में बात करेंगे। एक होगा स्पेसिफिक थेरेपी और एक होगा नॉन स्पेसिफिक थेरेपी। तो 2 पार्ट में अपन इसको क्लासिफाई करेंगे। सबसे पहले अपन यहाँ पर बात करते हैं नॉन स्पेसिफिक थेरेपी के बारे में। ओके, ये जो नॉन स्पेसिफिक थेरेपी है इसको भी फर्दरली अपन 2 पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। नंबर 1 है हमारे पास यहाँ पर ओरल पेरेंटल रीहाइड्रेशन, और सेकंड हमारे पास में है यहाँ पर एंटी मोटिलिटी और एंटी सिक्रीटरी एजेंट्स। तो हमारे पास में 2 चीज़ें हो गई, या तो बात करेंगे अपन ओरली पेरेंटल रिहाइड्रेशन की नंबर 1, एंड सेकंड बात करेंगे एंटी मोटिलिटी एंड एंटी सिक्रीटरी एजेंट्स के बारे में। ओके, ये जो एंटी मोटिलिटी एंड एंटी सिक्रीटरी एजेंट्स हैं ये भी फर्दरली अलग अलग पार्ट्स में क्लासिफाई होंगे। जनरली 4 पार्ट्स में बारे में बात करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले बात करते हैं ओपियोइड्स के बारे में। ओपियोइड जो है इसके अंदर आपको 3 तरह के ड्रग्स मिलेंगी जिनको आप LCD से याद रख सकते हो। ओके, L फॉर लोपेरामाइड, C फॉर कोडीन एंड D फॉर डाइफेनॉक्सिलेट। ओके, तो ये तीनों के तीनों क्या हैं, ओपियोइड्स हैं। सेकेंडली अगर अपन बात करें तो वो है हमारे पास में अल्फा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर एगोनिस्ट, यानी कि इसके अंदर क्या होगा भाई, जो अल्फा रिसेप्टर्स होते हैं उनकी एगोनिस्टिक ड्रग होगी, और यहाँ पर ड्रग का नाम है क्लोनिडीन। ओके, थर्ड नंबर पर हमारे पास में आता है यहाँ पर ऑक्ट्रियोटाइड, एंड फोर्थ है हमारे पास में रेस्काडोट्रिल। ओके, तो ये 4 हमारे पास में क्या है, एंटी मोटिलिटी एंड एंटी सिक्रीटरी एजेंट। मैंने 2 तरह के बताए थे आपको मैनेजमेंट, नॉन स्पेसिफिक थेरेपी एंड सेकंड था हमारे पास स्पेसिफिक थेरेपी। तो अब अपन बात करेंगे स्पेसिफिक थेरेपी के बारे में, और स्पेसिफिक थेरेपी जो होगी इसके अंदर अपन पढ़ेंगे एंटी माइक्रोबियल एजेंट के बारे में, कि जो डिफरेंट जो हमारे पास में माइक्रोब्स हैं जो कि डायरिया कोज करते हैं, तो उनको ट्रीट करने के लिए हम लोग कौन कौन से एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स का यूज करेंगे, ये आएगा स्पेशल थेरेपी के अंदर। तो शुरू करते हैं सबसे पहले अपन यहाँ पर नॉन स्पेसिफिक थेरेपी के बारे में, और यहाँ पर नॉन स्पेसिफिक में भी सबसे पहले पढ़ेंगे ORS के बारे में, ओरल रीहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ये फुल फॉर्म है इसका, और अलग से क्वेश्चन भी पुटअप होता है इससे ORS के बारे में। तो सुनिए, अगर अक्यूट डायरिया है तो अक्यूट डायरिया में आप ध्यान रखिए कि यहाँ पर हमें जो वाटर और इलेक्ट्रोलाइट है इनको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। ओके, नहीं तो डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, सेकेंडली हमें यहाँ पर क्या करना है भाई, यहाँ पर प्रॉपर फ्लूइड रिप्लेसमेंट का भी ध्यान रखना है यहाँ पर, ठीक है, यानी कि हमें रीहाइड्रेशन करना है। तो डिहाइड्रेशन से बचाना भी है, साथ ही साथ हमें इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को भी मेंटेन करना है यहाँ पे। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे ओरल रीहाइड्रेशन के बारे में, कि ओरल रीहाइड्रेशन किस तरह से होगा। ओरल रीहाइड्रेशन है ये एक सिंपलेस्ट प्रोसेस है, सेफेस्ट भी है, लीस्ट एक्सपेंसिव होती है, यानी कि थोड़ा चीप होता है, सस्ता होता है। साथ ही साथ ये मेथड ऑफ चॉइस है फॉर अक्यूट डायरिया। तो डायरिया जो है, कौन सा डायरिया, अक्यूट डायरिया। तो अक्यूट डायरिया के लिए जो ट्रीटमेंट होगा, तो यहाँ पर मेथड ऑफ चॉइस है वो कौन होगा भाई, यहाँ पर ओरल रीहाइड्रेशन होगा। अब हम बात करेंगे कि अगर हमें ORS अगर बनाना हो तो ORS के अंदर कौन कौन से कंटेंट्स की हमें रिक्वायरमेंट होगी। तो देखिए यहाँ पे हमें टोटल यहाँ पर 4 कंटेंट हमें चाहिए यहाँ पर।
1 2 3 एंड 4। कौन कौन से? हमें यहाँ पर सोडियम क्लोराइड चाहिए NaCl कितना 2.6 ग्राम, पोटेशियम क्लोराइड KCl चाहिए अपन को यहाँ पर 1.5 ग्राम, सोडियम सिट्रेट वो 2.9 ग्राम एंड ग्लूकोज वो कितना होना चाहिए 3.5 ग्राम। और ये सारे के सारे जो हैं हमें इन सभी को अपन को डिज़ोल्व करना है 1 लीटर ऑफ वाटर के अंदर। ओके, तो 1 लीटर हमारे पास जो पानी होगा वाटर है उसके अंदर हमें इतने सारे अपन को क्या डालने हैं, यहाँ पर 4 चीज़ें डालनी है इसके अंदर। सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो ज़रूरत पड़ेगी वो हमें ग्लूकोज की पड़ेगी कितना 13.5 ग्राम, उसके बाद सोडियम सिट्रेट 2.9 ग्राम, देन NaCl 2.6 ग्राम, देन 1.5 ग्राम। तो सबसे ज़्यादा अपन को क्या चाहिए भाई यहाँ पर ग्लूकोज, और सबसे कम जो रिक्वायरमेंट होगी वो पोटेशियम क्लोराइड की होगी। तो यहाँ पर याद रख सकते हो आप 13.5, 2.9, 2.6 एंड 1.5 ग्राम इन 1 लीटर ऑफ वाटर। ओके, अब यहाँ पर अपन बात करते हैं मोलरिटी की कि भाई कितना कितना मोलरिटी इनकी वजह से मिल रहा है अपन को। तो जो सोडियम है, सोडियम जो है ये कितना मोलरिटी प्रोवाइड करेगा, ये ध्यान रखिए 75। ओके, पोटेशियम से कितना होगा 20, क्लोराइड से 65, सिट्रेट से 10 और ग्लूकोज से कितना होगा 75। तो जो टोटल ऑस्मोलरिटी होगी ना यहाँ पर इन सब से, वो टोटल ऑस्मोलरिटी आपको ध्यान रखनी है 245 मिली ऑस्मोल पर लीटर होगी यहाँ पे। ओके, तो ये इंडिविजुअल भी दिया हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर ऑस्मोलरिटी अपन को मिल रही है वो किसकी वजह से है, ग्लूकोज की वजह से 75। ओके, और मिनिमम किसकी वजह से, सिट्रेट की वजह से 10। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। सोडियम जो है उसका भी सिमिलर ही है किसके जैसा, ग्लूकोज के। तो यहाँ पर भी एक अलग से आप क्वेश्चन बन सकता है, सोडियम और ग्लूकोज जो है दोनों का ही आप याद रख लेना यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट देखो, ध्यान रखना, अमाउंट ऑफ सोडियम एंड ग्लूकोज इज लोअर देन ओल्डर प्रिपरेशन, दिस प्रमोट बेटर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम दी सॉल्यूशन। यानी कि यहाँ पर जो सोडियम और ग्लूकोज का जो अमाउंट है वो पहले से जो प्रिपरेशन होगी उससे क्या होगा, कम होना चाहिए, और इसकी वजह से क्या होगा कि भाई हमारे पास में जो वाटर है उसका यहाँ पर आसानी के साथ में सॉल्यूशन से एब्जॉर्प्शन हो पाएगा। अगर वाटर एब्जॉर्ब होगा तो हम लोग आराम से डिहाइड्रेशन को ट्रीट कर सकते हैं। ओके, अब अपन एक दो पॉइंट और देख लेते हैं यहाँ पर कि जो सोडियम और पोटेशियम है, ये ध्यान रखें यहाँ पर ये क्या काम करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन टू रिप्लेस द लॉसेज, यानी कि जो इलेक्ट्रोलाइट का जो बैलेंस अपन को मेंटेन करना है, तो हमें जो सोडियम और पोटेशियम है ये दोनों के दोनों उस जो लॉस होता है उसको रिप्लेस करेंगे ये। ओके, सोडियम जो है इसका जो ट्रांसपोर्टेशन होगा वो किसके साथ होता है भाई, ग्लूकोज के साथ। ठीक है, और यहाँ पर इनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, को ट्रांसपोर्टर, और उस को ट्रांसपोर्टर का नाम है सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर। तो सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर की हेल्प से इलियम के अंदर क्या होता है, यहाँ पर सोडियम का और ग्लूकोज का क्या होता है भाई, ट्रांसपोर्टेशन हमें देखने को मिलेगा। ओके, सिट्रेट की क्या रिक्वायरमेंट है यहाँ पर, तो ये ध्यान रखिएगा, सिट्रेट जो कि बेसिक होता है, तो ये क्या कोच करेगा यहाँ पर भाई, ये एसिडोसिस जो है ना उसको करेक्ट कर देगा। अगर एसिडोसिस है तो उसको करेक्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, बेसिक चीज़ चाहिए, और बेसिक कौन है यहाँ पर हमारे पास में, सिट्रेट है, ये एल्कलाइन होगा। ओके, तो एसिडोसिस को करेक्ट करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होगी, हमें सिट्रेट की। ओके, नेक्स्ट देखिए, जब भी हम लोग ORS देते हैं तो ये ORS क्या काम करता है भाई, ये स्टूल का जो वॉल्यूम है और जो वॉमिटिंग है इन दोनों को ही क्या कर देता है, ये रिड्यूस कर देता है। ठीक है, साथ ही साथ में जो ORS होता है ये कोलेरा के अंदर भी इफेक्टिव होता है, हीट स्ट्रोक में भी इफेक्टिव होगा। साथ ही साथ में अगर कोई पेशेंट बर्न पेशेंट अगर है तो उसमें हाइड्रेशन को भी क्या करता है, ये मेंटेन करता है। तो हाइड्रेशन के मेंटेनेंस के लिए जो बर्न पेशेंट हैं उनको भी हम लोग क्या दे सकते हैं, ORS दे सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि डायरिया हो, वोमिटिंग हो, उसी में ही हम लोग ORS दें। बाकी के जो कंडीशन है कोलेरा, हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन, उनके अंदर भी हम लोग ये बर्न पेशेंट्स के अंदर ये दे सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, एक नोट है यहाँ पर, और नोट क्या है यहाँ पे देखिए, इन केस ऑफ सीवियर डायरिया, अगर मान लो सीवियर डायरिया है विद डिहाइड्रेशन, यानी कि सीवियर डायरिया है और उसमें क्या है भाई, डिहाइड्रेशन भी हो रखा है, तो उस कंडीशन में आपको IV फ्लूइड देना ही पड़ेगा, और IV फ्लूइड जो है वो यहाँ पर एक इंडिकेशन होगा। ठीक है, तो सीवियर डायरिया हो किसके साथ में, डिहाइड्रेशन के साथ, तो आपको IV फ्लूइड यहाँ पर देने हैं, और ये एक क्या होगा, इंडिकेशन होगा। ओके, नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट आप देख सकते हो यहाँ पर कि सीरियल बेस्ड जो ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन है, ये दूसरा सॉल्यूशन है। ये एक एक्चुअल में देखा जाए तो ये एक इम्प्रूव्ड फॉर्म है किसका, ORS का। ठीक है, सीरियल बेस्ड ओरल रिहाइड्रेशन जो सॉल्यूशन है, जो ORS है सीरियल बेस्ड, ये इम्प्रूव्ड फॉर्म है नॉर्मल ORS का। और इसमें हम लोग जो ग्लूकोज यूज करते हैं ना, उस ग्लूकोज के बजाय हम यहाँ पर यूज करेंगे किसका, बॉइल्ड राइस पाउडर का। जो राइस पाउडर है उसको बॉईल कर लेंगे। ठीक है, तो जो बॉइल्ड राइस पाउडर होगा उसका यूज किया जाएगा यहाँ पर ग्लूकोज के जगह पे। बस यही एक यहाँ पर डिफरेंस होता है किसमें, सीरियल बेस्ड ORS के अंदर। ओके, किस में हेल्प करेगा भाई ये हेल्प करता है रिहाइड्रेशन के अंदर, और साथ ही साथ में जो फ्रीक्वेंसी होती है डायरिया की उसको भी क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। ओके, WHO क्या रिकमेंड करता है भाई, याद रखिएगा, WHO रिकमेंड करता है यूज ऑफ जिंक के यूज को रिकमेंड करता है 10 to 14 डेज विद ORS। और किसके अंदर करेगा भाई ये, बच्चों के अंदर अक्यूट डायरिया, यानी कि वो बच्चे जिनको अक्यूट डायरिया है उनमें ORS के साथ साथ जो है वो जिंक भी देना कंपलसरी है, ये WHO रिकमेंड करता है। तो ये इम्पोर्टेंट है। ओके, तो ध्यान रखिएगा कि हमें यहाँ पर जिंक का भी क्या करना है, यूज करना है। किसके साथ, ORS के साथ में। कितने दिन तक, 10 to 14 डेज तक। ठीक है, किसके अंदर भाई, अक्यूट डायरिया वाले चिल्ड्रन के अंदर। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं कि भाई ये काम क्या करेगा वहाँ पे। ठीक है, तो देखिए क्या क्या करेगा। नंबर 1, ये जो इंटेस्टाइनल सिक्रीशंस होते हैं ये उनको डिक्रीज कर देगा। ओके, साथ ही साथ में जो इंटेस्टाइनल एपिथीलियम है, जो इंटेस्टाइन का जो एपिथीलियम है उसको रीजनरेट करेगा ये, तो उसको भी प्रमोट करेगा। तो इंटेस्टाइनल एपिथीलियम के रीजनरेशन को प्रमोट करता है, और साथ ही साथ जो ड्यूरेशन और सीवियरिटी होती है डायरिया की, ये उसको भी रिड्यूस करता है। तो ये बेटर इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा यहाँ पर। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि जिंक भी एक बेटर चीज़ है यहाँ पर। ओके, तो ये था भाई नंबर 1 हमारे पास में ORS के बारे में। ओके, अब सेकंड अपन यहाँ पर बात करेंगे एंटी मोटिलिटी एंड एंटी सिक्रेटरी एजेंट। बिकॉज अपन ने जो नॉन स्पेसिफिक थेरेपी थी उसको 2 टाइप में बताया था, ओरल और पेरेंटल डिहाइड्रेशन नंबर 1, एंड सेकंड अपन ने बोला था एंटी मोटिलिटी एंड एंटी सिक्रेटरी एजेंट। ओके, और इसमें अपन ने 4 चीज़ें बताई थी, ओपियोइड, अल्फा एगोनिस्ट, और ऑक्ट्रियोटाइड एंड रेसिकाडोट्रिल। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले ओपियोइड्स के बारे में। ओपियोइड को याद करने का ट्रिक बताया था मैंने आपको, LCD से याद रखना है यहाँ पर। ठीक है, लोपेरामाइड, कोडीन और डाइफेनॉक्सिलेट। तो सबसे पहले बात करते हैं लोपेरामाइड के बारे में। लोपेरामाइड क्या है, लोपेरामाइड जो है वो एक ओपियोइड एनालॉग है, ये मोर पोटेंट होता है। ठीक है, और एंटी डायरियल इफेक्ट जो है वो इसमें मोर पोटेंसी के साथ दिखाई देगा बजाय किसके, मॉर्फिन के। ठीक है, तो मॉर्फिन जो है उससे ज़्यादा पोटेंट इफेक्ट देखने को मिलेगा इसका किसमें, एंटी डायरियल इफेक्ट के अंदर। ओके, अब बात करते हैं किस तरह से काम करता है, तो ये ध्यान से सुनिएगा आप यहाँ पे। जब भी हमने पेशेंट को क्या दिया, लोपेरामाइड दिया यहाँ पर, तो फर्दरली क्या होने वाला है यहाँ पर देखिए। ये जो लोपेरामाइड जो है वो म्यू रिसेप्टर्स जो हैं उन म्यू रिसेप्टर के साथ में गट के अंदर क्या होगा, जुड़ेगा। बिकॉज आपको पता है कि ओपियोइड जो होते हैं वो अपने खुद के रिसेप्टर के साथ जुड़ते हैं, जिनको अपन ओपियोइड रिसेप्टर्स बोल सकते हैं। म्यू रिसेप्टर, कप्पा रिसेप्टर, डेल्टा रिसेप्टर्स, ये क्या होते हैं, ओपियोइड रिसेप्टर्स होते हैं। तो ये लोपेरामाइड जो है वो म्यू रिसेप्टर जो होता है उसके साथ में क्या होगा, ये बाइंड होगा। ओके, बाइंड होने के बाद क्या करेगा, ये GI की जो मोटिलिटी है उसको रिड्यूस कर देगा। साथ ही साथ में जो एनल स्फिंक्टर का जो टोन है उसको क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। और ऐसा करने की वजह से देखो GI मोटिलिटी रिड्यूस हो गया, यानी कि पेरिस्टाल्सिस एक तरह से रिड्यूस हो गए। पेरिस्टाल्सिस अगर मान लो ज़्यादा होते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, डायरिया हो सकता है। इसने उस GI मोटिलिटी को रिड्यूस कर दिया, साथ ही साथ एनल स्फिंक्टर की टोन को बढ़ा दिया। तो ये फाइनली जो है वो इफेक्टिव हो गई ये टेक्निक इसके अंदर, डायरिया के अंदर। तो ये जो डायरिया होता है ये उस डायरिया को क्या कर देगा भाई, प्रिवेंट कर देगा, रोक देगा, डिक्रीज कर देगा। ओके, सेकेंडली लोपेरामाइड जो है वो सेकंड काम क्या करता है भाई, यहाँ पर ये यहाँ पर क्या करेगा, ये डिक्रीज करेगा सिक्रीशन जो कि इंड्यूस हुए हैं किसके थ्रू, कोलेरा टॉक्सिन से या फिर सम टॉक्सिन ऑफ इकोलाई। तो इकोलाई के जो टॉक्सिन है या फिर कोलेरा के जो टॉक्सिन है जो कि सिक्रीशन को क्या कर रहे थे, इंड्यूस कर रहे थे। ठीक है, इंड्यूस कर रहे थे इनको, तो उन सिक्रीशन को क्या कर देगा, ये डिक्रीज कर देगा। तो ये सारा काम कौन करता है, लोपेरामाइड करता है। तो इसने डायरिया को भी रिड्यूस कर दिया, साथ ही साथ इसने सिक्रीशन को भी डिक्रीज कर दिया। तो इसने
जो मोटिलिटी थी उसके अगेंस्ट भी काम किया इसने, एंटी मोटिलिटी काम किया, यानी कि मोटिलिटी जो बढ़ी हुई थी उसको डिक्रीज किया, तो एंटी मोटिलिटी इफेक्ट भी शो किया। साथ ही साथ में सिक्रीशन को इसने रिड्यूस किया, यानी कि एंटी सिक्रेटरी ड्रग की तरह, एजेंट की तरह भी इसने काम किया। ओके, ये जो हमारे पास में लोपेरामाइड है ये ओरली इफेक्टिव होता है। ओके, रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन इसका देखने को मिलेगा हमें, और ये पुअरली पेनिट्रेट करता है ब्लड ब्रेन बैरियर को, और इसका कोई अब्यूज पोटेंशियल हमें देखने को नहीं मिलता। ओके, अगर अपन बात करें कि यूजुअल डोज कितना है इसका, तो यूजुअल डोज है हमें इसका 4 mg देखने को मिलेगा स्टेट, और आफ्टर ईच लूज स्टोल, ये ध्यान रखिएगा आप, आफ्टर ईच लूज स्टोल जो है यहाँ पर हमें 2 mg इसका डोज हमें डिक्रीज कर देना है यहाँ पे। तो 4 mg से कितना देंगे हम लोग, इसमें 2 mg देंगे। ओके, सेकेंडली आप ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि जो मैक्सिमम डोज होता है वो कितना होगा यहाँ पर इसका लोपेरामाइड का, तो 24 आवर्स के अंदर अपन मैक्सिमम जो है वो 16 mg दे सकते हैं, 16 mg अपन दे सकते हैं, मैक्सिमम डोज होगा ही। इससे ज़्यादा हम लोग एक्सीड नहीं कर सकते, इससे ज़्यादा डोज अपन बढ़ा नहीं सकते, वो दिक्कत करेगा फिर। ठीक है, साथ ही साथ लोपेरामाइड जो है इसका यूज जो है वो अक्यूट और क्रोनिक दोनों तरह के डायरिया के अंदर किया जाएगा। साथ ही साथ जो ट्रैवलर्स डायरिया होता है उसके अंदर भी इसको यूज किया जा सकता है। ओके, अब हम बात करेंगे कि इसके कुछ टॉक्सिक इफेक्ट भी हैं क्या, साइड इफेक्ट भी हैं क्या। यस हैं, कौन कौन से हैं भाई, स्किन रैशेज हो सकते हैं इसकी वजह से, हेडेक हो सकता है, और पैरालाइटिक इलाइस भी हो सकता है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन की अगर अपन बात करें तो जो चिल्ड्रंस हैं उनके अंदर क्या होगा, ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होगा, और वो भी आप ध्यान रखिएगा कि 4 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं, लेस देन 4 ईयर ऑफ एज, उन बच्चों के अंदर क्या होता है, ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। ओके, तो ये ओवरऑल था किसके बारे में, हमारे लोपेरामाइड के बारे में। अब यहाँ पर जो अपन बात कर रहे हैं एंटी मोटिलिटी ड्रग्स की, ये एंटी मोटिलिटी ड्रग्स क्या करती हैं, ये प्रोड्यूस करती हैं ओनली सिम्टोमेटिक रिलीफ इन डायरिया। तो डायरिया के अंदर जो एंटी मोटिलिटी ड्रग्स हैं ये केवल और केवल सिम्टोमेटिक रिलीफ क्या करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं, और ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है या फिर हमें ये अवॉइड करनी चाहिए किसके अंदर, अक्यूट इन्फेक्शियस डायरिया के अंदर। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है यहाँ पे कि जो एंटी मोटिलिटी ड्रग्स हैं ये हमें अवॉइड करनी चाहिए। किस में अवॉइड करनी चाहिए भाई, ये अक्यूट इन्फेक्शियस डायरिया के अंदर। ओके, क्या होगा भाई अगर अपन ने इनका यूज कर लिया तो अक्यूट इन्फेक्शियस डायरिया के अंदर, ये क्या कर सकता है यहाँ पर, ये पेनिट्रेट कर देगा यहाँ पर, कैन लीड टू पेनिट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू ब्लड स्ट्रीम। ठीक है, तो ब्लड स्ट्रीम में क्या हो सकता है, इनका पेनिट्रेशन हो सकता है यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट देखिए हमारे पास में जो एंटी मोटिलिटी ड्रग्स हैं, ये मोटिलिटी ड्रग जो है वो इंट्राल्यूमिनल प्रेशर जो है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, और अगर ऐसा हुआ तो इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज में प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, तो ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होगा किसके अंदर, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज के अंदर। तो एंटी मोटिलिटी ड्रग्स जो हैं वो इंट्राल्यूमिनल प्रेशर को इंक्रीज करती हैं, जिसकी वजह से आईबीडी हो सकता है, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज। ओके, तो ये वहाँ पर क्या होंगे, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होंगे। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट बात करने वाले हैं किसके बारे में, लोपेरामाइड के बाद जो अपन ने एलसीडी पढ़ा था उसमें नेक्स्ट हमारे पास ड्रग है कोडीन। तो अपन बात करेंगे कोडीन के बारे में। कोडीन क्या है, कोडीन एक नेचुरल ओपियम एल्कलॉइड है। ये जीआई की मोटिलिटी को क्या करता है, रिड्यूस करता है। अब बात करो कि जीआई मोटिलिटी रिड्यूस हो गया तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन देखने को मिल सकता है, और इसके अब्यूज़ पोटेंशियल हमें देखने को मिलते हैं। ओके, तो ये हुआ कोडीन के बारे में। ध्यान रखिएगा कोडीन जो है वो जीआई मोटिलिटी को रिड्यूस करके क्या कॉज करता है, कॉन्स्टिपेशन। तो सी फॉर कोडीन एंड सी फॉर कॉन्स्टिपेशन। ओके, एलसीडी में जो डी है उसका मतलब क्या है भाई, डाइफेनॉक्सिलेट। डाइफेनॉक्सिलेट को अगर अपन हाई डोजेज में अगर यूज करते हैं तो इसके अब्यूज़ की जो लाइबिलिटी है वो अपन को देखने को मिलेगी अपन को। तो इसलिए इसके अब्यूज़ को क्या करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए, ठीक है, यहाँ पर क्या किया जाएगा कि ये जनरली जो कॉम्बिनेशंस होते हैं ना उनमें ये अवेलेबल होता है। ठीक है, इन ए स्मॉल डोज ऑफ एट्रोपिन। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये एट्रोफाइन जो होता है ना उसके साथ में ये कॉम्बिनेशन में हमें देखने को मिलेगा, और ऐसा करने की वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, अब्यूज या फिर जो ओवरडोज होगा डाइफेनॉक्सिलेट का उसको अपन रिड्यूस कर सकते हैं। एडवर्स इफेक्ट होंगे क्या डाइफेनॉक्सिलेट के, यस होंगे। कौन कौन से, यहाँ पर हमें कॉन्स्टिपेशन देखने को मिल सकता है, पैरालाइटिक इलाइस देखने को मिल सकता है, और ड्रग एडिक्शन भी हमें देखने को मिल सकता है। ओके,
कुछ कंट्रीज हैं जिसके अंदर इसको क्या कर रखा है भाई, बैन भी कर रखा है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो डाइफेनॉक्सी जो हमारे पास में ये ड्रग है, कौन सी, डाइफेनॉक्सिलेट, इसको क्या कर रखा है, बैन भी कर रखा है कुछ कंट्रीज के अंदर। ओके, अब अभी हमने ये कंप्लीट कर लिया कौन से, ओपियोइड। 3 तरह के ओपियोइड बताए थे अपन ने, एलसीडी, ठीक है। ओपियोइड जो है जो कि एंटी मोटिलिटी और एंटी सिक्रेटरी एजेंट्स में आते हैं, तो सेम ऐसे ही सेकंड जो एंटी मोटिलिटी एंटी सिक्रेटरी एजेंट है वो है हमारे पास में अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर एगोनिस्ट। और इसमें अपन बात करेंगे किसके बारे में, क्लोनिडीन के बारे में। क्लोनिडीन क्या है भाई यहाँ पर, तो देखिए क्लोनिडीन जो है वो एंटी सिक्रेटरी इफेक्ट भी रखता है, साथ ही साथ एंटी मोटिलिटी इफेक्ट भी रखेगा ये। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है डायरिया को क्या करना, कंट्रोल करना, ठीक है। और वो डायरिया जिसको कंट्रोल करेंगे वो किस वजह से, में ओपियोइड विड्रॉल और इन डायबिटिक्स विद ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी, ठीक है। तो ओपियोइड विड्रॉल और डायबिटिक्स में जो डायरिया होगा उसको ये क्या कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। इसकी वजह से कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होंगे, और वो कौन कौन से हैं भाई, डिप्रेशन और हाइपोटेंशन हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो ये था भाई यहाँ पर क्लोनिडीन के बारे में, ओके, जो कि एक अल्फा एगोनिस्ट है। इसके बाद नंबर 3 पे जो आता है एंटी मोटिलिटी एंटी सिक्रेटरी एजेंट, उसका नाम है ऑक्ट्रियोटाइड, ठीक है। ऑक्ट्रियोटाइड जो है वो क्या है, ये एक सोमेटोस्टेटिन एनालॉग है, और आपको पता होगा सोमेटोस्टेटिन जो है वो नेचर में जनरली कैसा होता है, इनहिबिटरी। तो ये सोमेटोस्टेटिन जो है वो नेचर में जनरली इनहिबिटरी हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ओके। इसका यूज किस में किया जाता है भाई, इसका यूज होता है सिक्रेटरी डायरिया के अंदर, ठीक है। क्यों होता है भाई, ड्यू टू हार्मोन सिक्रेटिंग ट्यूमर्स ऑफ जीआईटी एंड पैंक्रियाज। तो सिक्रेटरी डायरिया जो है वो किस वजह से हुए थे भाई, हार्मोन सिक्रेटरी ट्यूमर की वजह से, कहाँ पर, ऑफ जीआईटी एंड पैंक्रियाज। तो जीआईटी और पैंक्रियाज के अंदर ध्यान रखिएगा यहाँ पर। साथ ही साथ दूसरा किस में यूज हो सकता है यहाँ पर, दूसरा हो सकता है कि अगर कोई पेशेंट है एड्स का और उनमें क्या हो रखा है, डायरिया हो रखा है, तो उसमें भी हम लोग ऑक्ट्रियोटाइड का यूज कर सकते हैं। तो ये भी आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हो, ओके। नेक्स्ट देखिए इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा भाई यहाँ पर ऑक्ट्रियोटाइड का। ऑक्ट्रियोटाइड हमने बताया कि नेचर में इनहिबिटरी होता है, तो ये सिक्रेशन को क्या करता है, इनहिबिट करेगा। किस किस के सिक्रेशन को इनहिबिट करेगा, तो देख लेते हैं भाई यहाँ पर। ये सिक्रेशन को इनहिबिट करेगा 5-HT यानी कि 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन का, VIP यानी कि वेजो एक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड, गैस्ट्रीन और जो इंसुलिन है, इन सभी के सिक्रेशन को क्या करता है, ये इनहिबिट करता है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, ओके। इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो IV भी हो सकता है और सबक्यूटेनियसली भी हो सकता है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ध्यान रखना कि ऑक्ट्रियोटाइड जो है वो क्या है, सोमेटोस्टेटिन एनालॉग है, जो कि नेचर में कैसे होते हैं, इनहिबिटरी होते हैं, ओके। लास्ट हमारे पास जो एंटी मोटिलिटी और एंटी सिक्रेटरी एजेंट है उसका नाम क्या है भाई यहाँ पर, रेस्काडोट्रिल, ठीक है। रेस्काडोट्रिल जो है वो एक प्रो ड्रग है, ठीक है। प्रो ड्रग आपको पता ही है इनएक्टिव होते हैं। तो जब ये प्रो ड्रग, जब इसका ब्रेकडाउन होगा, मेटाबॉलिज्म होगा, तो प्रो ड्रग जो है वो क्या बनाएगा भाई, ये एक्टिव मेटाबोलाइट्स बनाएगा। और ये जो एक्टिव मेटाबोलाइट्स होंगे वो क्या होंगे भाई, इसके ध्यान रखना, ये एनकैफेलिनेज इनहिबिटर्स होते हैं ये, ओके। एनकैफेलिनेज इनहिबिटर्स होते हैं। और ये इनहिबिटर जो है यहाँ पर ये क्या काम करेंगे, जो एनकैफेलिन जो है इनका जो डिग्रेडेशन होता है, टूटते हैं वो, ये उसको क्या कर देंगे, इनहिबिट कर देंगे। क्योंकि देखो नाम में ये इनके एनकैफेलिनेज इनहिबिटर, ठीक है। तो ये क्या कर देंगे, इस एंजाइम को इनहिबिट कर देंगे, जो कि एनकैफेलिन्स को क्या करता है, डिग्रेड करता है, ओके। ध्यान रखना एनकैफेलिन जो है इसको डिग्रेड करने वाला जो एंजाइम है वो कौन सा है भाई हमारे पास में, एनकैफेलिनेज, ओके। और इसको इनहिबिटर जो करेगा इस एंजाइम को, वो कौन है, एनकैफेलिनेज इनहिबिटर। तो ये एंजाइम जो है वो क्या कर देता है, ये जो इनहिबिटर है वो एनकैफेलिनेज एंजाइम को इनहिबिट कर देंगे, जिसकी वजह से एनकैफेलिन जो है इसका जो डिग्रेडेशन हो रहा था वो इनहिबिट हो जाएगा। कहाँ पर, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा के अंदर। यानी कि एक तरह से अपन बोल सकते हैं कि जो एनकैफेलिन जो है इनका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ जाएगा इंटेस्टाइनल म्यूकोसा के अंदर। क्यों, क्योंकि इनको जो डिग्रेड करने वाले जो एंजाइम था एनकैफेलिनेज, उस एनकैफेलिनेज एंजाइम को क्या कर दिया गया, इनहिबिट कर दिया गया। किसके थ्रू, एनकैफेलिनेज इनहिबिटर के थ्रू, ओके। और ध्यान रखिएगा यहाँ पर इसकी वजह से क्या होगा भाई, ये इंटेस्टाइनल म्यूकोसा जो है वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ओके। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर
यूज किस में करेंगे भाई, यहाँ पर इसका यूज किया जा सकता है अक्यूट सिक्रेटरी डायरिया के अंदर, और जो चिल्ड्रन है उनके अंदर भी यूज किया जा सकता है। अभी तक जितने भी अपन ड्रग पढ़ रहे थे तो जनरली वो बच्चों के अंदर उनका यूज नहीं किया जा रहा था, लेकिन ये ड्रग है जिसका चिल्ड्रन जो है उनके अंदर यूज किया जा सकता है। एडीआर क्या क्या होंगे इसमें, एडीआर होंगे इसके नोजिया, वॉमिटिंग एंड ड्राउजीनेस जो है हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती है। ओके, तो ये था भाई नॉन स्पेसिफिक थेरेपी के बारे में। अब अपन सेकेंडली बात करेंगे यहाँ पर स्पेसिफिक थेरेपी के बारे में। और स्पेसिफिक थेरेपी में अपन ने बताया था कि यहाँ पर जो माइक्रोब्स जो हैं जो कि डायरिया कोज करते हैं, हमें उनको क्या करना है, यहाँ पर डिग्रेड करना है, उनको तोड़ना है अपन को। ठीक है, तो यहाँ पर अपन एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स की बात करेंगे। ठीक है, जो कि डायरिया कोज करने वाले होते हैं, उनके अगेंस्ट जो ड्रग्स यूज की जाएंगी, जो एजेंट्स होंगे उनके बारे में। तो यहाँ पर एक टेबुलेटेड फॉर्म में अपन पढ़ेंगे इनको। टेबल है यहाँ पर हमारे पास। इस टेबल में अगर आप देखोगे तो हमारे पास में 3 सेगमेंट है। कौन कौन से, ऑर्गेनिज्म, ठीक है, इस साइड में ऑर्गेनिज्म लिखे होंगे, इसके नीचे प्रेफर्ड ड्रग, यानी कि उस ऑर्गेनिज्म के लिए स्पेसिफिकली आप कौन सी ड्रग दोगे। ठीक है, और ऑल्टरनेटिव ड्रग कौन कौन सी है, कि अगर आपके पास वो ड्रग अवेलेबल नहीं है तो उसके जगह पर कौन कौन से ड्रग दिए जा सकेंगे। ओके, तो सबसे पहले देखो यहाँ पर एक है साइजेला स्पीसीज। ठीक है, सिजेला स्पीसीज जो है इसके लिए हमें जो प्रीफर्ड ड्रग चाहिए वो है सिप्रोफ्लॉक्सासिन, और ये 500 mg बीडी में देंगे अपन 5 डेज के लिए। यहाँ पर देखना, आप नोटिस करना नीचे मोस्ट ऑफ जो आपको प्रीफर्ड ड्रग मिलेंगे वो सिप्रोफ्लॉक्सासिन ही मिलेंगे, और 500 mg बीडी फॉर 5 डेज आपको ये मिलेगा। ये कॉमन सा है यहाँ पर, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। ऑल्टरनेटिव ड्रग की बात करें तो यहाँ पर देखो ऑफ्लॉक्सासिन, एम्पिसिलिन, और जो हमारे पास में कोट्रीमाक्सोल है, इसका अपन यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं एज ए ऑल्टरनेटिव ड्रग्स। ठीक है, तो ऑफ्लॉक्सासिन, एम्पिसिलिन और कोट्रीमोक्साजोल जो है इन ड्रग्स का यूज किया जा सकता है, किसके लिए, सिजेला स्पीसीज को ट्रीट करने के लिए। ओके, इनकी वजह से जो डायरिया होगा उसके लिए, और सिप्रोफ्लॉक्सासिन आपको ध्यान रखना है। सेकेंड अपन बात करें यहाँ पर तो हमारे पास में नेक्स्ट है साल्मोनेला। इसकी वजह से जो डायरिया होगा, इसको अपन को अगर ट्रीट करना है इसको, तो यहाँ पर भी अपन किसका यूज करेंगे भाई, सिप्रोफ्लॉक्सासिन 500 mg बीडी, बट यहाँ पर ध्यान रखिए कितने दिन के लिए, 10 डेज के लिए। ऊपर अपन ने बोला था कितने डे के लिए, 5 डेज के लिए, तो यहाँ ऊपर था 5 डेज, यहाँ पर कितना है, 10 डेज, बस इतना ही डिफरेंस है। ठीक है, ऑल्टरनेटिव ड्रग्स यहाँ पर भी क्या हो जाएंगी भाई, यहाँ पर चेंज हो जाएंगी। इन ऑल्टरनेटिव ड्रग्स को आप याद रखोगे किससे, LOC से, LOC से। ठीक है, L फॉर याद रखना है यहाँ पर लेवोफ्लॉक्सासिन, O से याद रखना है यहाँ पर ओफ्लॉक्सासिन, C फॉर सेफोपेराजोन एंड सेफ्ट्राइजोन। ठीक है, तो LOC से आप याद रख लेना यहाँ पर। ये था साल्मोनेला के रेफरेंस में। साल्मोनेला के बाद जो नंबर 3 है वो है हमारे पास में कैम्पाइलोबैक्टर जेजोनी। ये जो माइक्रोब है ये भी डायरिया कोज करता है, तो इसके लिए अपन को जो प्रेफर्ड ड्रग है वो सेम कौन सी है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन 500 mg बीडी फॉर 5 डेज, सेम ही है जो किसके लिए था, सिजेला के लिए। एरिथ्रोमाइसिन और डॉक्सीसाइक्लिन जो है ये ड्रग यहाँ पर ऑल्टरनेटिव होंगी, तो ED से आप याद रख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, तो एरिथ्रोमाइसिन और डॉक्सीसाइक्लिन, ये था नंबर 3। इसके बाद नंबर 4 में अगर अपन बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पर आप देखो विब्रियो कोलेरी। ठीक है, ये भी डायरिया कोज करता है। इसके लिए हम क्या देंगे भाई, डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg बीडी फॉर 5 डेज। तो यहाँ पर जो था डोज भी चेंज हो गया और ड्रग भी चेंज हो गया। ठीक है, बीडी दे रहे हैं 5 डेज के लिए दे रहे हैं, ये कॉमन था। पहले अपन सिप्रोफ्लॉक्सासिन बोले तो उसकी जगह पर क्या दे रहे हैं अपन यहाँ पर, डॉक्सीसाइक्लिन। वहाँ 500 mg था, यहाँ पर कितना है, 100 mg। ओके, और ऑल्टरनेटिव ड्रग में अभी यहाँ पर डाल दिया गया है किसको, सिप्रोफ्लॉक्सासिन को। ठीक है, जो प्रेफर्ड ड्रग होगा यहाँ पर विब्रियो कोलेरी के लिए वो डॉक्सीसाइक्लिन ही होगा। ओके, नेक्स्ट देखिए आप यहाँ पे हमारे पास में ई कोलाई, इस्चेरिशिया कोलाई। इसके लिए सेम वही है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन 500 mg बीडी फॉर 5 डेज। ओके, और ऑल्टरनेटिव में आपको ध्यान रखना है यहाँ पर रिफामिक्सिन और कोट्रीमोक्साजोल, ये अपन देते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये इकोलाई के लिए सिप्रोफ्लॉक्सासिन 500 mg बीडी फॉर 5 डेज, और ऑल्टरनेटिव ड्रग्स में आता है रिफामिक्सिन एंड कोट्रीमोक्साजोल। ओके, ये था इकोलाई के लिए। इकोलाई के बाद नेक्स्ट हमारे पास में आता है कौन, क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल।
इसके लिए अपन क्या देंगे, मेट्रोनिडाजोल देंगे। ये चेंज हो गया देखो, 500 के बजाय कितना दे रहे हैं, 800 mg। बीडी की जगह क्या दे रहे हैं, TDS। ओके, 5 डेज की जगह कितना है, 10 डेज। तो ये आप ध्यान रखिएगा यहाँ पर। क्लोस्ट्रीडियम जो है इसके लिए अपन क्या कर रहे हैं, मेट्रोनिडाजोल देंगे, जो कि एक प्रेफर्ड ड्रग होगा। 800 mg TDS फॉर 10 डेज। ओके, और वैंकोमाइसिन जो है यहाँ पर क्या होगा भाई, यहाँ पर एक ऑल्टरनेटिव ड्रग होगा। नेक्स्ट हमारे पास में है एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। जो एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका है, इसको ट्रीट करने के लिए हम लोग यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन थेरेपी का यूज करेंगे, जिसमें हम लोग क्या देंगे उसको, मेट्रोनिडाजोल देंगे 400 mg TDS, और इसके साथ साथ हम लोग देने वाले हैं क्या, डिलोजेनाइड फ्यूरोएट। ठीक है, 500 mg TDS, और ये 7 दिन के लिए देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका जो है, इसकी वजह से जो डायरिया है उसको ट्रीट करने के लिए हम लोग मेट्रोनिडाजोल देंगे 400 mg TDS, साथ में देंगे अपन क्या, डिलोजेनाइड फ्यूरोएट। ठीक है, 500 mg देंगे TDS फॉर 7 डेज। ओके, और ऑल्टरनेटिव ड्रग्स में यहाँ पर आएगा हमारे पास में टिनिडाजोल। ये था किसके लिए, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका के लिए। और लास्ट हमारे पास में जो है, जो माइक्रोब है, वो है जियार्डिया लाम्बिया। ठीक है, इसको ट्रीट करने के लिए क्या देंगे भाई, मेट्रोनिडाजोल ही देंगे 200 mg TDS फॉर 5 डेज। ओके, और ऑल्टरनेटिव ड्रग्स में कौन कौन आता है भाई, यहाँ पर हमारे पास टिनिडाजोल दे सकते हैं। ठीक है, पैरोमोमाइसिन दे सकते हैं, और निटाजोक्सानाइड अपन यहाँ पर दे सकते हैं। तो ये 3 ड्रग ऑल्टरनेटिव होंगी, जबकि प्रेफर्ड ड्रग जो होगा जियार्डिया लाम्बिया के लिए, वो कौन होगा भाई, यहाँ पर मेट्रोनिडाजोल 200 mg TDS फॉर 5 डेज। तो ये सारी की सारी चीज़ें थी भाई किसके बारे में, एंटी डायरियल एजेंट्स के बारे में। ओके, थैंक यू।